AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमरा है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रथम राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में लिया भाग। कहा, देश में सहकारिता को मजबूती के लिए मोदी सरकार ने बनाया अलग मंत्रालय। बोले, सहकारिता की प्राथमिकता का दौर हुआ शुरू। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, नहीं बंद होंगी मंडियां, अपनी आय बढ़ाने के लिए कर सकती हैं एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल। पीएम सौभाग्य योजना के 4 साल हुए पूरे। देश के सभी घर बिजली से रोशन हो, इसके लिए 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सौभाग्य योजना की हुई थी शुरुआत। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन लगाए गए। देश मना रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, उनके विचार देशवासियों को सदैव करते रहेंगे प्रेरित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एकात्म मानववाद व अंत्योदय के प्रणेता को दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्री के नाते देश भर के सहकारिता नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि लापरवाही का समय समाप्त हुआ है, प्राथमिकता का समय शुरू हुआ है। आइए सब साथ में रहकर सहकारिता को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय का स्थापना किया है, तब मैं सहकारिता मंत्री के नाते देश भर के सहकारिता के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि निग्लेक्शन का टाइम समाप्त हुआ है, प्रायोरिटी का टाइम शुरू हुआ है। आइए सब साथ में रहकर सहकारिता को आगे बढ़ाएं। देश के विकास के अंदर सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। हमने इसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से रेखांकित करना पड़ेगा, हमारे काम का दायरा बढ़ाने पड़ेगा, काम के अंदर शिस्त लानी पड़ेगी, काम के अंदर पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी और काम के अंदर सहकारिता की भावना को स्वभाव की तरह, संस्कार की तरह घुल मिलकर सहकारिता के आंदोलन को आगे बढ़ाएं। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता का जो आइडिया है वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। कई देशों के अंदर सहकारिता कानून से अस्तित्व में आती है, कई देशों के अंदर सहकारिता छोटी छोटी पैक्स और बाकी सहकारी समितियों के संविधान से अस्तित्व में आती है। भारत में ये व्यवस्था के लिए जरूरी है। भारत की जनता के स्वभाव में सहकारिता घुल मिल गई है, इसके संस्कार के अंदर सहकारिता है। ये कोई उधार लिया हुआ कंसेप्ट नहीं है, हमारे स्वतः काम से प्रकट हुआ ये सहकारिता कंसेप्ट है। इसलिए भारत में कभी सहकारिता आंदोलन कभी भी इरिलेवेंट नहीं हो सकता। सहकारिता का अलग से मंत्रालय बनाकर पीएम मोदी ने इसके महत्व को और बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय का स्थापना किया है, तब मैं सहकारिता मंत्री के नाते देश भर के सहकारिता के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि निग्लेक्शन का टाइम समाप्त हुआ है, प्रायोरिटी का टाइम शुरू हुआ है। आइए सब साथ में रहकर सहकारिता को आगे बढ़ाएं। देश के विकास के अंदर सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। हमने इसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से रेखांकित करना पड़ेगा, हमारे काम का दायरा बढ़ाने पड़ेगा, काम के अंदर शिस्त लानी पड़ेगी,
काम के अंदर पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी और काम के अंदर सहकारिता की भावना को स्वभाव की तरह, संस्कार की तरह घुल मिलकर सहकारिता के आंदोलन को आगे बढ़ाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 2003 से पहले कोई ये तक नहीं जानता था कि मध्य प्रदेश में कृषि होती है या मध्य प्रदेश का किसान कृषि उत्पादन में अपना योगदान देता है। उससे पहले कृषि के मामले में सिर्फ हरियाणा या पंजाब का ही जिक्र होता था। नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल में मिंटो हॉल में बीज ग्रामों के शुभारंभ और कृषि अधोसंरचना निधि वितरण के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। किसान का प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो, इसके लिए समय समय पर सुरक्षा कवच उनके नेतृत्व में उपलब्ध कराए गए। उसी का परिणाम है कि आज जब कृषि क्षेत्र की चर्चा होती है तो पंजाब और हरियाणा से पहले मध्य प्रदेश के किसान और मध्य प्रदेश की कृषि और मध्य प्रदेश का उत्पादन और मध्य प्रदेश की उत्पादकता की चर्चा होती है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य और गौरव का विषय है। हम इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि 2003 से पहले खेती जिन कारणों से बढ़ सकती थी उन कारणों पर भी दृष्टिपात नहीं किया गया। तोमर ने कहा कि नए कृषि सुधार कानूनों के चलते किसान स्वतंत्र हो जाएगा, जिससे मंडी फीस कम हो जाएगी, मंडियों को नुकसान ना हो। इसके लिए कृषि उपज मंडी और अन्य एजेंसियां भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ ले सकती हैं। कृषि उपज मंडी चाहे वो अपने परिक्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर अपनी आय का साधन बढ़ा सकती हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उपयोग पूरा देश करे, ये लगातार हम आग्रह करते रहते हैं। इसी महीने में मैंने पूरे देश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और बाकी हमारे केंद्र शासित राज्यों के साथ चर्चा की और उनको आग्रह किया कि ये फंड आपके लिए उपलब्ध है, इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। अभी तक 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हमारे विभाग को प्रस्तुत की गई हैं और उसमें अगर हम देखेंगे तो 5,000 करोड़ रुपया लगभग बैंकों से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार की 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है। कृषि के साथ सहायक व्यापार के लिए अलग राशि का प्रावधान है। पशुपालन के लिए 15,000 करोड़, मछली पालन के लिए 20,000 करोड़, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़, औषधीय खेती के लिए 4,000 करोड़, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में गैप्स हैं, इन गैप्स को भरने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर योजना बनाई गई और सिर्फ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ है, लेकिन साथ ही अगर हम देखेंगे तो कृषि के साथ जो सहायक धंधे हैं, पशुपालन है तो उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, मछली पालन है तो उसके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान है, फूड प्रोसेसिंग है तो उसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान है, औषधि खेती है तो उसके लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान है, मधुमक्खी पालन है तो उसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो कुल मिला के कृषि क्षेत्र के लिए अगर हम देखें तो 1.5 लाख करोड़ रुपए की उपलब्धता इन गैप्स को भरने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराई है। पीएम सौभाग्य योजना के 4 साल पूरे हो चुके हैं। देश के सभी घर बिजली से रोशन हो, इसके लिए 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। योजना के तहत 2 करोड़ 81 लाख से ज्यादा घरों में बिजली पहुंच चुकी है। सौभाग्य योजना के तहत दुर्गम क्षेत्रों के घरों को भी रोशन किया गया। इसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मुहैया कराए गए। सिर्फ कनेक्शन ही नहीं पहुंचाए गए, बल्कि बिजली के उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण और कनेक्शन देने पर एक साथ काम हुआ है। गरीबों के घरों में बिजली पहुंचने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आई है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना के तहत
सरकार देश के हर ऐसे घर, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो या झुग्गी झोपड़ी में हो, दूर दराज वाले इलाके में हो, उस घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने का आज हम संकल्प करके आगे बढ़ते हैं। 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के दिन पीएम सहज हर घर बिजली योजना यानी सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी। इस महाअभियान में काम आया हर गांव तक बिजली पहुंचाने का अनुभव। दरअसल देश के 18,000 गांव जहां तक बिजली नहीं थी, वहां बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को सरकार ने तय सीमा में पूरा कर लिया था। ये ऐसे गाँव थे जहाँ आजादी के बाद भी अंधियारा था। हर गाँव बिजली पहुँचाने के बाद मोदी सरकार ने हर घर को रोशन करने का बीड़ा उठाया और शुरुआत हुई सौभाग्य योजना की। 16,000 करोड़ रुपए पीएम सहज हर घर बिजली योजना यानी सौभाग्य योजना से घर घर बिजली पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य का आगाज हुआ। 31 मार्च 2019 को ही राज्यों ने जानकारी दी कि 18,734 नक्सल प्रभावित इलाकों के घरों को छोड़कर सभी इच्छुक घरों तक बिजली कनेक्शन लग गया था। बाद में 19,09,000 ऐसे घरों तक भी बिजली पहुंची जो पहले कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं थे। इस योजना के तहत 2,81,00,000 से ज्यादा घरों में बिजली पहुंच चुकी है। सौभाग्य योजना के तहत दुर्गम क्षेत्रों के घरों को भी रोशन किया गया। इसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मुहैया कराए गए। 2 साल पहले मेरे घर में बिजली नहीं था, तब बहुत परेशान में रहता हूँ, लेकिन 2 साल बाद जब बिजली आया तब बहुत फायदा हुआ। जब से गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की सौभाग्य वाली, तब से हमारे घरों में रोशनी आई है। उससे पहले हमें मोमबत्तियाँ जलानी पड़ती थी और बच्चे वगैरह सब उनको परेशानी होती है लिखने पढ़ने में, या कोई काम करता था शालाबाफी का काम या और कोई काम, उनको भी दिक्कत होती थी। मोदी सरकार ने इस दौरान सिर्फ कनेक्शन ही नहीं पहुंचाए बल्कि राज्यों को पहले के मुकाबले ज्यादा बिजली उपलब्ध करवाई। गरीबों के घरों में बिजली पहुंचाने से उनका जीवन स्तर सुधरा है, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने उत्कृष्टता केंद्र प्रयोगशाला सह प्रशिक्षण केंद्र जवूरा श्रीनगर का दौरा किया। इस अवसर पर उत्पादकों के खाद्य प्रसंस्करण इकाई धारक और अन्य लोग उपस्थित रहे। आउटरीच कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने किसानों से बातचीत की। सेव का मुख्य रूप से यहाँ है और हमारा जो विभाग फूड प्रोसेसिंग है उसके लिए हम लोग 75% सब्सिडी देते हैं। वही मैं कहा हूँ यहाँ के किसान भाइयों से कि आप लोग एक्टिव होइए, ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना के आइए और जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा हमारा विभाग, हम आप लोगों को मदद करेंगे और इससे किसान को उचित मूल्य मिलेगा और जो बेरोजगारी की समस्या है उसका भी समाधान होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अगले 1 साल में आयुष्मान भारत के सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दे दिया जाएगा। इस बड़े लक्ष्य को रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। आयुष्मान भारत पीएजे के 3 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आरोग्य मंथन 3.0 की शुरुआत की। 4 दिन तक चलने वाले आरोग्य मंथन में योजना को और बेहतर करने पर चर्चा होगी और इस पर अमल होगा। उन्होंने कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री लाए हैं। इस योजना से किसी गरीब के जीवन में बदलाव आता है तो इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि अब हेल्थ को विकास से जोड़ना है। केंद्र सरकार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। बीते 3 साल में आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने लाभार्थियों से भी बात की और योजना से जुड़े उनके अनुभवों को सुना। मेरा आग्रह है युवा लोगों को आगे लाना है। युवा लोग आगे आए, आयुष्मान भारत योजना को आगे बढ़ाने के लिए आयुष्मान मित्र बने। मित्र बन के वो घर घर पहुंचे, घर घर पहुंचकर जिसके पास कार्ड नहीं है, चलो ये हमारी जिम्मेवारी है। कितना बड़ा पुण्य का काम है। अगले सितंबर महीने तक 1 साल में हमें 7% आयुष्मान कार्ड दे देना है और उसके लिए जो भी प्रयास पॉलिटिकल करना पड़े वो पॉलिटिकल करना है, सोशल करना पड़े वो सोशल करना है, जो ही एंगल से करना पड़े वो करके ये योजना को सफल बनाना है।
भारत सरकार की अमृत महोत्सव पहल के तहत केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने ईटानगर में वाणिज्य उत्सव और निर्यातक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार भी मौजूद थे। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन व्यापार और वाणिज्य विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा कॉफी बोर्ड और विदेश व्यापार महानिदेशालय भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। और अब बात मंडी की। देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 13,09,000 टन बढ़कर 14,80,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,70,351 टन का ही हुआ था। वहीं खाद्यान्न की कुल पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर खाद्यान्न की पैदावार साल 2021-22 के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार 150.50 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो बीते 5 सालों यानी साल 2015-16 से 2019-20 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 12.71 मिलियन टन अधिक है। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की विसनगर मंडी में 23 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2,026 रुपए। 24 सितंबर को इसके भाव में 24 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,050 रुपए। वहीं राज्य की ही धोराजी मंडी में लोकवान गेहूं के सौदों में 15 रुपए की नरमे के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 सितंबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,940 रुपए, जो 23 सितंबर को 1,955 रुपए था। राजस्थान की बेग मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। 23 और 24 सितंबर को गेहूं बिना किसी उठापटक के 1,975 रुपए पर बिका, जबकि लाल सोट मंडी में गेहूं के भाव में हल्की बढ़त दर्ज की गई। यहां 23 सितंबर को गेहूं का भाव था 1,900 रुपए, 24 सितंबर को 10 रुपए चढ़कर 1,910 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गुरुवार को धारा गेहूं का भाव था 1,810 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदों में 15 रुपए की मजबूती आई और भाव पहुंच गया 1,825 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धारा गेहूं के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में गेहूं का भाव रहा 1,910 रुपए, गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,970 रुपए, महोबा मंडी में धारा गेहूं 1,850 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही कवी मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 1,815 रुपए पर हुए। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही खरीफ उड़द की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 57,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 10 सितंबर के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 38,89,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 38,32,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं खरीफ दलहनी फसलों की बुआई में भी बढ़त दर्ज की गई है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर,
मूंग, उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 10 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1,39,63,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,36,98,000 हेक्टेयर रही थी। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान है। ये 8.06 मिलियन टन औसत खरीफ दलहन उत्पादन की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को उड़द की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 23 सितंबर को उड़द का भाव रहा 8,250 रुपए। 24 सितंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 8,250 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राज्य की ही महोबा मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में 65 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 सितंबर को उड़द का भाव रहा 6,360 रुपए, जो 23 सितंबर को 6,295 रुपए था। इसी तरह गुजरात की विसनगर मंडी में उड़द के भाव में तेजी रही। यहाँ 23 सितंबर को उड़द का भाव था 6,000 रुपए। 24 सितंबर को इसके भाव में 250 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 6,250 रुपए। हालांकि बीते 2 दिनों के दौरान जसदड़ मंडी में उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 23 और 24 सितंबर को उड़द बिना किसी फेरबदल के 6,500 रुपए पर बिकी। राजस्थान की विजयनगर मंडी में उड़द के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 23 सितंबर को यहाँ उड़द का भाव था 7,200 रुपए। 24 सितंबर को इसके सौदों में 215 रुपए की नरमी आई और भाव 6,985 रुपए पर आ गया। और अब बात मौसमी फसलों की। मध्य महाराष्ट्र में तैयार मूंगफली की खुदाई और बाजरे की कटाई का काम करें। मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी विदर्भ के किसान उड़द और मूंग की कटाई भी करते रहें। पश्चिमी विदर्भ में अगेती सोयाबीन की कटाई भी जारी रखें। कटाई का काम साफ मौसम में करना उचित रहेगा। राजस्थान की बात करें तो जोधपुर और अन्य जिलों में तारामीरा की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। मिट्टी में मौजूद नमी को देखते हुए 15 अक्टूबर तक इसकी बुआई की जा सकती है। बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज का चयन करें। 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 5 किलो तारामीरा का बीज पर्याप्त है। राजस्थान में समय पर बोए गए बाजरे की कटाई का समय आ गया है। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। बारिश की संभावना को देखते हुए कटी हुई फसल को प्लास्टिक के तिरपाल से ढक सकते हैं। बारिश की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों और सब्जियों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें और बारिश के फालतू पानी को भविष्य में इस्तेमाल में लाने के लिए तालाब या टैंक में संरक्षित करें। ग्वार की पत्तियों और फलियों में रोग लगने के लिए ये समय अनुकूल है। इन दिनों संक्रमण वाले रोग की निगरानी करते रहें। अगर संक्रमण दिखे तो संक्रमित पौधों को उखाड़कर फेंक दें। बरसात के इस मौसम में कपास की फसल में बॉलवर्म या इल्ली कीट लगने का खतरा है। गुजरात में बरसात की संभावना को देखते हुए फिलहाल के लिए फसल में दवाओं और रसायन का छिड़काव टाल दें। इस समय उर्वरक डालना भी उचित नहीं होगा। बारिश की वर्तमान अवधि खत्म होने के बाद साफ मौसम में खेती से जुड़े सभी काम कर सकते हैं। रोपाई के 45 दिनों तक धान के खेतों में हाथों से खरपतवार निकालने का काम करते रहें। साफ मौसम में धान में जरूरत के हिसाब से उर्वरक डालें। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है।
शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सरकोस बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जहां एक और अहंकार को चुनौती देने का कृष्ण का संदेश हम तक पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर निश्चल प्रेम की बांसुरी भी सुनाता है। मिलूंगा वृंदावन की विधवा महिलाओं से और जानूंगा उनकी दिल को छू लेने वाली कहानी। मोहब्बत का मंदिर ताजमहल अपनी खूबसूरती से मुझे करेगा मंत्रमुग्ध। माँ बाप